आज हमारा दूसरा टॉपिक है और दूसरा टॉपिक जो है ना वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसे वक्त के साथ तरक्की होती गई, साइंस डिवाइड होती गई, इसी तरह जब फिजिक्स में लोग आते गए और तरक्की होती गई तो फिजिक्स को भी मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। आज हम उनकी जो मेन ब्रांचेस हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं कि मतलब कौन कौन से हैं, और जो 9 के कोर्स में जिनका जिक्र है वो तमाम हम इस लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ब्रांच है मैकेनिक्स। The branch of physics which deal with the study of motion of objects, its causes and effect, it's called mechanics। मतलब क्या है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के, ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ, उसके काज के साथ और इफेक्ट के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मतलब फिजिक्स की जिसमें अगर देखिए मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है ना, वो पॉइंट ए पे है और वो यहाँ से चलना स्टार्ट करे और पॉइंट बी पे पहुंचे। तो अब देखिए, अब इसमें फिजिक्स की ये ब्रांच है, इसमें हम इसके ए से लेके बी तक की मोशन को डिस्कस करते हैं। ज़रूरी बात है जब वो यहाँ से बी तक पहुंचेगा तो किस वजह से पहुंचे, आप उस काज को हम डिस्कस करते हैं। और इसका ए से बी तक जाने में जो इफेक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, अगर आप देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है ना पॉइंट ए पे और वो वहां से गिर के नीचे पॉइंट बी जमीन तक आता है, तो ये मोशन कर रहा है ना। कोई भी चीज जमीन ऊपर से नीचे आएगी तो वो मोशन ही है। तो इसको हम इसकी एग्जांपल है। दूसरी जो है ना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, जब दो सर्फेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उस पे क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। तो उस फ्रैक्शन की अब एक सर्फेस दूसरे की सरफेस के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रही है तो अब उसकी वजह से कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट आएंगे। मतलब क्या है कि आप देखिए फ्रैक्शन की वजह से जो है ना एनर्जी वेस्ट होती है। अगर ज़्यादा फ्रैक्शन हो तो उससे हरारत प्रोड्यूस होती है और उस हरारत से आपके पास आग भी लग सकती है। तो ये तमाम इसके इफेक्ट्स है और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है फ्रैक्शन की वजह से। तो ये तमाम हम किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास आता है वो है हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स। देखिए, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द नेचर, प्रॉपर्टीज एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इज कॉल्ड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। मतलब क्या है कि ये हम फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी, नेचर और उसमें हीट का ट्रांसफर। मतलब मिसाल के तौर पर आप देखिए, अगर हम स्टील ले लें तो स्टील में बहुत जल्दी के साथ आपके पास हीट जो है ना आपके हाथों तक पहुंच सकती है। तो मतलब ट्रांसफर, प्रॉपर्टीज किस मटेरियल से बनी है, उसमें वो किस तरह हीट ट्रांसफर होती है। हीट असल में कहते हैं एनर्जी को, एनर्जी का एक जगह से, और जो टेम्परेचर जो है ना वो है ट्रांसफर, मतलब एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो इसकी एग्जांपल आपके पास आती है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस। मतलब आपके पास जो बर्फ है ना उसका मेल्ट हो जाना और दूसरा उसका फ्रीज हो जाना। मतलब आपके पास आइस हो, वो मेल्ट होके वाटर बन जाए, और जब आपने बर्फ ले ली और उसको फ्रिज में रख लिया और वो क्या बन गई, बर्फ बन गई। अब ये देखिए, इससे जब आप पानी ले लेना तो उसमें फ्रिज में रख ले तो वो फ्रिज क्या कर ले, इससे टेम्परेचर को, हीट को निकाल रहा है और निकालने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो ये तमाम इनके प्रॉपर्टीज वगैरह, मतलब थर्मोडायनामिक्स की जो लाज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और जीरो लॉ, तो वो तमाम हम क्या पढ़ेंगे, इसी फिजिक्स की इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। अच्छा, तीसरी जो आपके पास आती है वो है वेव्स और ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एंड वेव्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन जो है ना टू एंड फ्रो मोशन। मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन एंड वेव्स इज कॉल्ड ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब देखिए, इसमें दो लफ्ज यूज हुए हैं, एक टू एंड फ्रो मोशन एंड वेव्स। अब हम पहले समझते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन कैसे कहते हैं। मतलब एक मीन पोजीशन, मतलब अगर आप मिसाल ले लें सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम क्या है, मिसाल के तौर पर आप किसी चीज को, ये मेरे हाथ में पेन है ना, इसके साथ मैं धागा बांध दूं और उसके साथ किसी चीज को यहाँ पे हैंग कर लूं, अब ये अपनी जगह पे साकिन होगा। जैसे ही अब ये जब जिस जगह पे साकिन है तो इसको हम कहते हैं इसका मीन पोजीशन। जैसे ही हम इसको एक साइड पे ले जाएं और छोड़ेंगे तो आपको पता है वो इस तरह हरकत करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसी मोशन जो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करे तो उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और वेव जो है ना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो ऐसी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जिसमें मैटर आपका ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उसको हम कहते हैं वेव्स। तो अब जो आपके पास वेव्स ऑसिलेशन है, इसमें हम
वेव्स और वोसिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पर ये स्प्रिंग, अब पहले डायग्राम में जो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहे हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन पे खड़ा है। अब हमने क्या कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा दूर ले गए। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन ये यहाँ पे इनर्शिया की वजह से यहाँ पे मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा पीछे जाएगा। ये मीन पोजीशन यहाँ पे, तो इस तरह ये मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत करेगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑसिलेशन इन वेव्स। अब इसकी जो एग्जांपल हमारे पास आती है, स्प्रिंग्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एक्सेट्रा। अब इसकी चौथी जो ब्रांच बनती है हमारे पास, वो आती है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन उर्दू में जिसको कहते हैं अक्स, डायफ्रैक्शन तफरीक मतलब इंटरफेरेंस, प्रोपेगेशन एंड डिस्पर्शन इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब देखिए, मतलब रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब लाइट जो है ना एक मीडियम से, जिस तरह ये सन है, इसी से आके इधर टकरा जाए और वापस उसी मीडियम में चला जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप लाइट आ रही है ना और आप शीशा आगे से रख ले और वो इसी के साथ टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन कैसे कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम से आ रही है और दूसरे में चली जाए। मिसाल के तौर पर अब अगर आप हवा में आ रही है ना, पानी में दाखिल हो जाएं, तो इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। और इसी तरह प्रोपेगेशन रास्ते को कहते हैं, डिस्पर्शन किसी जगह पे लाइट का फैलाव। तो इसको, ये तमाम चीज़ें, इनके कवानीन वगैरह हम किस में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? मिरर, लेंसेज, आई, ये तमाम जो है ना, इसके टेलीस्कोप वगैरह हो गए, ये लाइट को डिफ्लेक्ट वगैरह करते हैं, तो ये हम क्या कर लेते हैं, इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, पांचवी जो हमारे पास आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, नाम से ही जाहिर है, मतलब ये कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन, देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब ये कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, और चार्जेस कैसे हों, वो रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं, और उनके इफेक्ट। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ये एक प्लस चार्ज है और ये आपके पास माइनस चार्ज है। अब ये जब करीब होंगे तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान बनेगी। अगर ये दो नेगेटिव चार्जेस को आप करीब लाएंगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन करेगी। तो देखिए, इस तरह ये इनके इफेक्ट, और फिर इनको हम स्टडी करते हैं चार्जेस। मतलब हम देखते हैं कि ये जो हमारे घर में बिजली यूज होती है उनमें कौन से चार्जेस फ्लो की वजह से ये बिजली पैदा होती है। तो ये तमाम हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। अच्छा, अगर आप इसकी एग्जांपल देंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मैग्नेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। 6 नंबर जो है ना, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब ये भी नाम से जा रहे हैं, तो देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। नाम से ही जाहिर है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड न्यूक्लियाई ऑफ एटम वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। मिसाल के तौर पर हम एटम की स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके मदार में घूमते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, हमें पता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास 2 किस्म के चार्जेस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में जो है ना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्जेस है। तो ये दोनों एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इनके प्रॉपर्टीज, अब दूसरा एटम इसके साथ करीब आएगा, क्या हम इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, किस तरह निकालेंगे? तो ये तमाम प्रॉपर्टीज वगैरह हम किस में पढ़ेंगे? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में। देखिए, इसकी एग्जांपल आपके पास आती है एक्सरे, एमआरआई, लेजर वगैरह, ये तमाम। अच्छा, रिलेटिविटी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन। अच्छा, रिलेटिविटी जो है ना, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट को जो बहुत तेजी के साथ जाते हो। मतलब मैकेनिक्स में भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उनमें जो मोशन हम डिस्कस करते हैं वो मोशन होती है हमारे पास जो हम डेली लाइफ में, मतलब गाड़ियों की मोशन हो गई, फायरिंग वगैरह, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन रिलेटिविटी में आप उन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड के साथ जो ऑब्जेक्ट जाती है ना, तो उनको हम डिस्कस। अच्छा, तो नेक्स्ट ब्रांच है रिलेटिविटी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन इज कॉल्ड रिलेटिविटी। अब देखिए,
ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। मैकेनिक्स में भी हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो फिर इसकी हमारे पास जरूरत क्यों पेश आई? तो ये इसमें लिखा है वेरी हाई स्पीड, मतलब ये कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत तेजी के साथ जा रहे हो। मतलब क्या है बहुत तेज का मतलब क्या है? अब बहुत तेज हम क्या मतलब ये कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जा रहे हो। मतलब क्या है कि उनकी स्पीड जो ना 3 × 10⁸ मतलब वो एक सेकेंड में इतना ज्यादा फासला तय करे। और उनका फिर ग्रेविटेशन उनका ग्रेविटी उन पे क्या इफेक्ट करती है, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या रिलेटिविटी में। अब देखिए आप जो गाड़ियों वगैरह का जो डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं ना जो जाती है वो तो हम आसानी के साथ स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए इन चीज़ों को जो बहुत तेज़ी के साथ जा रही हो तो उनको स्टडी करना, उनके असर को मालूम करना, हमारे पास जो आम चीज़ें हैं ना उन पे फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम फिर इसके लिए यूज़ क्या कर लेते हैं, रिलेटिविटी वाले उसूल अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट ब्रांच आती है क्वांटम फिजिक्स। The branch of physics which concerned with quantum theory is called quantum physics। अब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कंसर्न करती है, जिसका ताल्लुक है क्वांटम थ्योरी के साथ। अब क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी है कि हम कहते हैं ना कि हम समझते हैं कि हमारे पास जो लाइट एनर्जी है ना वो बिल्कुल कंटिन्यूस आ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स ये कंटिन्यूस नहीं आ रही, बल्कि ये पैकेट की फॉर्म में आ रही है। स्मॉल पैकेट है और इस पैकेट फॉर्म कहते हैं क्वांटा। तो वो इस तरह इनकी जो पार्टिकल्स है, अब इनकी जो लाज है ये किस तरह इफेक्ट करते हैं वो तमाम हम क्वांटम में पढ़ते हैं, और ये इसको क्वांटम को हम आप मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। और इसके जो है ना एटम और इट्स पार्टिकल्स, अब इसमें आप एटम्स को पढ़ते हैं और इसके पार्टिकल्स और उनकी स्टडीज वगैरह सब कुछ इसमें होते हैं। अच्छा, 9th वाला जो है ना वो है पार्टिकल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द नेचर एंड प्रॉपर्टीज दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन। मतलब क्या है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है किसके साथ, नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उस ये किस एटम से बना है। अब देखिए, और उनकी रेडिएशन। अब रेडिएशन का मतलब क्या है, देखिए आपके पास जो एटम है ना वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनसे मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और मदार में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, जब प्रोटॉन, हमें पता है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये क्या कर लेते हैं, आपके पास प्रोटॉन की तादाद क्या हो जाए, मतलब 92 से एबव हो जाए। अब ये जब 92 से एबव हो जाए तो ये अनस्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। तो ये अपने आप को स्टेबिलिटी में वापस लाने के लिए ये क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये अपनी एनर्जी रिलीज कर लेते हैं, और उस एनर्जी को फिर हम कैप्चर कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में, और इससे हम बिजली बनाते हैं, या किसी और मकसद के लिए, आप लोगों ने एटम बम का नाम भी सुना होगा, उनके लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये वहाँ पे यूज़ होती है। तो इसी तरह इनके किस तरह किन एटम से बने हैं, किन किन पे हम 92 एटम पहले से मौजूद है और इनकी हाफ लाइफ वगैरह आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो ये तमाम आप पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर इसको हाफ लाइफ की किस तरह और इसको किस तरह हम कंट्रोल करेंगे, इस पर कौन कौन से लॉज अप्लाई करेंगे, वो तमाम हम पार्टिकल फिजिक्स में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ आती है क्वेश्चन जो है ना ब्रांच नंबर 10, और वो है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल एंड। अच्छा, कॉस्मोलॉजी जो है ना वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये दुनिया किस तरह वजूद में आई, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन में मिलती हैं कि ये किन किन वजूहत ये बना पे, ये ज़मीन किस तरह बनी, ये सूरज किस तरह बने, इनमें हम थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, और जो आपके पास कॉस्मोलॉजी है ना ये एस्ट्रोफिजिक्स की ब्रांच है, और इनमें हम स्पेसिफिक फोकस करते हैं किस पे, जो बहुत बारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बारी ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपके पास स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, ब्लैक होल हो गए, इनमें हम स्टडी करते हैं, और उनको कॉस्मोलॉजी जो है ना वो एस्ट्रोफिजिक्स की एक ब्रांच है। मतलब ये है कि एस्ट्रोफिजिक्स आपका पूरा घर है, और आपके पास जो कॉस्मोलॉजी है ना वो एक कमरा है, और वो आपका, मिसाल के तौर पर आप अपना बैठक ले ले, कोई भी जगह कमरा ले ले, और उसको आप स्टडी कर ले कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें रखनी है, किस तरह ये हमने बनानी है। तो समझ आ गई। अच्छा, लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। अब ये देखिए, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की
उसूलों को यूज़ करके और उनकी एप्लीकेशन फिर बायोलॉजी में यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूँ, आपके पास एक्सरे जो है ना, एक्सरेज जो है ना वो बनाए फिजिस्टों ने, उनको दरियाफ्त किया गया फिजिस्टों ने। अब एक्सरेज बनाए गए तो उनको यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं, मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, खुदा न खास्ता अगर आपकी हाथ की उंगली टूट जाए या हाथ छूट जाए, आपको बहुत दर्द है और डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि क्या मसला है, तो वो क्या कर ले, आपको कह देते हैं कि जाके एक्सरे कर ले। अब एक्सरे करने के बाद उनको पता चल जाता है कि ये क्या है, आपकी हड्डी टूटी, वो आपका इलाज कर लेते हैं। अब देखिए, अब एक्सेस को पहले से बनाया किसने, फिजिस्टों ने, और फिजिस्टों ने उनको ये तरीके बताए कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए ये रेडिएशन है, और रेडिएशन अगर ज़्यादा हमारे जिस्म में जा रही है ना, तो ये हमारे लिए खतरा है, इससे हमारे जिस्म को कैंसर होने का खतरा होता है। तो इनको कंट्रोल करना, इनको पैदा करना, कितने मकदार में पैदा करना, कितना इसको किस तरह यूज़ करना, ये तमाम फिजिक्स ने इनको उसूल बनाए हैं। अब यूज़ करने हैं हम मेडिकल में, और मेडिकल में हम इससे क्या ले रहे हैं, अपने फ़ायदे ले रहे हैं। इसी तरह एमआरआई हो गई, सिटी स्कैन हो गई। सिटी स्कैन क्या है, जब आपका कोई जिस्म मतलब कोई खलिया वगैरह में कोई डिफेक्ट होना, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सिटी स्कैन, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। और इसी तरह आपके पास जो आ गए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, एमआरआई, तो ये इसी भी थोड़े आगे वाले हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ वाले हैं। मतलब अगर आपका कोई इस तरह इलाज हो जो आपको सिटी स्कैन में ना मिले, फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, एमआरआई का। तो फिर आपको डॉक्टर कहते हैं कि जाके एमआरआई कर ले। तो एमआरआई के बाद आपके जिस्म में जो भी डिफेक्ट होना, तो वो आपको मिल जाते हैं, और उसमें अब मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज़ होते हैं। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस को कंट्रोल करना किस तरह बनाए जाते हैं, ये तमाम फिजिस्ट वालों ने बनाए हैं। और इसको फिर यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे किस पे, मैं जो है ना मेडिकल में यूज़ हो रहे हैं। तो ये आप फिजिक्स की ये तमाम ब्रांचेस हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।